हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल मैं 73 नंबर क्वेश्चन तक बताई थी। आज मैं 74 से बता रही हूँ। आज मैं 74 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। और 74 नंबर जो है क्वेश्चन है, उसमें जो है क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, JB कृपलानी। क्या हो जाएगा? JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। इन्होंने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि ये सभी घटनाएं 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसीनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया था। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जार शाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या भ्रम का निराकरण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजय हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो क्या थी? तो ये थी राजवामबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीय की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद व्याप्त था। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी राजनीति या राजनीति भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता तथा दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में
इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन की बात कही थी। वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इनमें से कौन सा उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? इसका राइट हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1906 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है और भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली अपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। उन्होंने स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीसी पाल ने। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। उनमें से एक बिपिन चंद्र पाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों को प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा अथवा गरम पक्ष के नेता थे। वे गरम दल के 4 स्तंभों में से एक थे। 1893-94 ईस्वी में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है तथा इसके शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मनिकतल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई
किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पांडिचेरी चले गए। निम्नलिखित में कौन एक उग्रवादी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलिया के तौर पर नहीं जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। शेरे पंजाब के नाम से में कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पंजाब के प्रतिनिधि थे। उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ये हो जाएगा मैजनी को। किसको? मैजनी को। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्टता रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? तो लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय वर्ष 1907 से 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे। राजनीतिज्ञ के साथ साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी और गैरिबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय ने कहा था। निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी अथवा मध्यम मार्गी नीतियों से नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यम मार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था तिलक अशांति का जनक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी सिरोल यानी कि वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजी तिलक। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक ने मेरी दिलचस्पी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर, ऑप्शन बी। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है।
बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास को सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। इसका राइट आंसर बी होगा। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलन में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ है साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। और आर है, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। ए आर दोनों सही है और आर जो है एक सही स्पष्टीकरण है। तो इसका राइट आंसर वैसे डी होगा, एक गलत है और आर सही है। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। किसने किया था? तो बीजी तिलक। किसने किया था? बीजी तिलक। निम्नलिखित में किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आज के लिए इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 37 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।